बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब अपने कमरे में नजर दौड़ाई तो बाहर की चिलचिलाती धूप में मेरा कमरा एसी की ठंडक से किसी जन्नत का सुकून पेश कर रहा था। कोने में रखे रूम रेफ्रिजरेटर में दुनिया के जायकेदार मशरूब और खाने पीने की चीजें भरी पड़ी थीं। खिड़कियों पर पड़े कीमती पर्दे बाहर की तेज रोशनी को अंदर आने से रोक रहे थे और कमरे में एक मलगजा सा अंधेरा और सुकून था। सभी कुछ तो था। मैंने एक एक चीज पर नजर दौड़ाकर सोचा, फिर मुझे सुकून क्यों नहीं था? सुकून शायद मैं रेलवे क्वार्टर के उस दो कमरों के घर में रानी को देखकर खो चुका था, जो मेरे ही अजीज दोस्त की बीवी थी। मैं इस बात पर ज्यादा हैरान था कि इतनी खूबसूरत लड़की दो कमरों के इस छोटे से घर में भला कैसे खुश रह सकती है। इतना खूबसूरत होने के बाद ख्वाब मर्द हो या औरत, एक आलीशान घर और बैंक बैलेंस के ख्वाब तो जरूर देखते हैं, लेकिन मैं जो चेहरे पढ़ने में इतना माहिर था, ये समझने से कासिर था कि वो परीजाद लड़की इतनी खुश और मुतमईन उस दो कमरे वाले क्वार्टर में कैसे रह सकती है। वो कैसे पुरआसाइश जिंदगी से दस्तबरदार हो सकती है। मैं शदीद ख्वाहिश रखता था कि कहीं तो उसके चेहरे पर अपनी इस जिंदगी से बेजारी दिखाई दे जाए, कोई थोड़ा सा सिग्नल तो मिले। लेकिन वो बहुत गहरी थी, कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रही थी। लेकिन मैं भी जानकर ही दम लूंगा, ये सोच आते ही मैंने अपने जहन में एक प्लान सा तरतीब दिया कि अब जब भी मैं अपनी साइट विजिट करने के लिए यहाँ आऊँगा तो बजाय होटल में रुकने के सलीम के घर ही रुकूंगा और देखूंगा कि आखिर ये कितनी देर तक मुजाहिमत करती है और अपनी ख्वाहिशात जो उसने अपने अंदर ही अंदर दबा रखी हैं कब तक मुझ पर आया नहीं होने देगी, कब तक उन पर अपने सुलगते अरमानों की चादर डाले सुलगती रहेगी। उसके चेहरे पर जब भी मेरी निगाह पड़ती तो मेरी खोज शुरू हो जाती। सलीम मेरे बचपन का दोस्त था, हम एक साथ ही हाई स्कूल में पढ़े थे। वहां से निकलने के बाद मैं तो शहर में आकर जॉब के लिए धक्के खाने लगा, जबकि सलीम की रेलवे में जॉब लग गई। असल में सलीम के वालिद रेलवे में काम करते थे, लिहाजा उनकी कोशिशों से सलीम को भी बर वक्त जॉब मिल गई। उधर उसको जॉब मिली और इधर इसके घर वालों ने इसकी शादी रानी से करवा दी। सलीम ने मुझे अपनी शादी में शिरकत करने के लिए पुरजोर इसरार किया था, लेकिन मैं जानबूझकर उसकी शादी में नहीं किया, क्योंकि मुझे शहर में तकरीबन 1 साल धक्के खाते हुए हो गया था। न ढंग की जॉब मिली थी और न ही मेरा मयार जिंदगी बेहतर हुआ था, बल्कि एक छोटे से कमरे में हम 4-5 दोस्त इकट्ठे रहकर आधा आधा किराया देकर वहां रात गुजार रहे थे। और ये मैं अपने लिए बहुत बड़ी गनीमत समझता था, क्योंकि इतनी मामूली सी तनख्वाह में एक कमरे का किराया भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। दरअसल मुझ पर अम्मी और बहनों की जिम्मेदारियां भी बहुत थीं, क्योंकि मेरे अब्बू मेरे हाई स्कूल पास करने के फौरन बाद ही वफात पा चुके थे। इसीलिए बहुत कम उम्र में ही मुझ पर घर की जिम्मेदारियां आन पड़ी। मैं इस सब के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं था, बल्कि मैं तो ये सोचा करता था कि अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल होने के बाद शहर के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, वहीं किसी हॉस्टल में एक कमरा लेकर आज़ाद जिंदगी गुजारूंगा और हॉस्टल की फीस बआसानी अदा कर सकेंगे। इसीलिए मैंने इन मामलात पर तो परेशान होने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की। लेकिन मेरे ख्वाब तो किसी कांच की तरह ज़मीन पर बिखरे पड़े थे जब मेरे अब्बा को हार्ट अटैक हुआ। वो रात इंतहाई खौफनाक रात थी। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी जोर की बिजली कड़कती कि दिल सहम जाता। मैं सोते सोते 2 या 3 बार डर कर उठ गया था और फिर दोबारा सोने की कोशिश करने लगता। इसी दौरान अपनी कज़न सादिया को अपने ख्वाबों में लाकर अपनी मनमानी करने की कोशिश करता और फिर न जाने कब आंख लगती कि सुबह अम्मी मुझे जोर ज़बरदस्ती करके ही उठाती थी। लेकिन उस रात अम्मी की जोरदार रोती आवाज़ और मेरी बहनों की चीखों ने मेरी नींद को भग से उड़ा दिया था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। काफ़ी देर तक तो मुझे यही समझ नहीं आई कि आधी रात को मेरी अम्मी और बहनें रो किस बात कर रही हैं। मैं भी यही बैठा सोच रहा था, क्योंकि नींद और सादिया का खुमार मेरे जहन पर बुरी तरह से छाया हुआ था कि अचानक मेरी बहन नंगे पैर कमरे में आई और चीख कर बोली, अब्बू को कुछ हो गया है, उनको सांस नहीं आ रही, फौरन आओ। वो ये बात जितनी तेजी से कहकर गई उतनी ही तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। मुझ पर तो जैसे किसी ने कयामत ही तोड़ दी हो। मैं बगैर चप्पल पहने तेजी से कमरे से भागता हुआ बाहर निकला और अब्बा के कमरे की तरफ गया तो उनकी आंखें देखकर मैं सहम गया। वो टिकटिकी बांधे बगैर पलके झपकाए साकत पुतलियों से छत की तरफ देखे जा रहे थे और उनके पास मेरी माँ और बहनें जोर जोर कर रो रही थी। अपने अब्बा को इस तरह से बगैर हरकत किए लेटे देखना मेरी जिंदगी का सबसे भयानक तस्वुर था। अपनी माँ और बहन के बयानों को सुनकर मैं जैसे एकदम से होश में आया
और अब्बा को जोर जोर से कंधों से झंझोड़ कर उठाने लगा, लेकिन वो तो किसी बर्फ की सेल की तरह बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे। मेरे हाथों पर पसीना सा आ गया तो मैं भागता हुआ सलीम के घर गया। उनका दरवाज़ा जोर से बजाया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी और बादल इतने जोर के गरज रहे थे कि अंदर तक मेरा दरवाज़ा बजाने की आवाज़ें शायद बमुश्किल ही पहुंच रही हों। ये सोचकर मैं रोने लगा कि अचानक ही सलीम के वालिद दरवाजे पर आए। उन्होंने जो ही दरवाज़ा खोला तो मैं जाकर उनके सीने से लग गया। वो इस अफ्ताब के लिए तैयार न थे और घबरा गए। उन्होंने मुझे तसल्ली देकर अंदर बुलाया, लेकिन मैंने इसरार किया कि वो फौरन मेरे घर चले, अब्बा को कुछ हो गया है। तो वो उसी वक्त दौड़ते हुए मेरे साथ हमारे घर आ गए। अब्बा की नब्ज चेक की तो समझ गए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इसरार किया कि उन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मगर मुझे चैन नहीं आ रहा था। तो दूसरी तरफ अम्मी को भी यकीन नहीं आ रहा था। लिहाजा हम सब के इसरार पर उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और हम उन्हें सिविल हॉस्पिटल ले गए, जहां पर डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करते ही बता दिया कि उनकी डेथ हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही मेरी अब्बा से बात हो रही थी। हमने एक साथ बैठकर खाना खाया था। फिर मैं उनसे अपने कॉलेज के हवाले से बात करने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़रूर कॉलेज पढ़ो, मैं दूंगा तुम्हारी फीस। तो उनकी बात पर मैं बेहद खुश हो गया। तो अम्मी ने एकदम हंसते हुए मुझे कहा, हाँ हाँ जल्दी जल्दी पढ़ लो, फिर हमने तेरी शादी भी तो करनी है। तो मेरी बहनें अम्मी की बात सुनकर हंसने लगी तो मैं भी मुस्कुरा दिया। तब अब्बा एकदम से बोले, अरे भाई, शादी के लिए पढ़ाई का क्या इंतज़ार करना, घर की बच्ची है, एक छोटी सी तकरीब में सादगी से दोनों बच्चों का निकाह कर देते हैं। तो उनकी बात सुनकर मैं एकदम से बौखला कर बोला, नहीं नहीं अब्बा, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करनी है, और शादी तो बहुत आखिर में जाकर करूँगा, वो अभी मेरे प्लान में बहुत देर से आएगी। तो अम्मी मेरी बात सुनकर परेशान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, जबकि मेरी बहन ने माहौल की संजीदगी को देखते हुए फुलझड़ी छोड़ी कि अब्बा, इसकी बातों पर ना जाए, ये मुंह से कुछ कहता है और इसके दिल के अंदर कुछ और होता है। सादिया के नाम पर तो इसके दिल में लड्डू फूट रहे हैं। यह और बात है कि ये इकरार नहीं करेगा। मेरी बहन की बात पर अब्बा और अम्मी का जोरदार कहकहा निकला और मैं अपनी बहन को मसनूई खफगी से देखता हुआ वहां से उठ गया। और ये सब कुछ अभी चंद घंटे पहले की ही तो बात थी कि जहां पर हम सारी फैमिली खुशगपियां लगा रहे थे। अम्मी अब्बा की मेरी शादी की बात पर मेरी बहनें मुझे तंग कर रही थी, लेकिन अब चंद घंटे बाद हमारा घर आंसू और सिसकियों का मस्कन बन गया था। अपनी वालिदा के चेहरे को होश संभालते सुर्ख व सफ़ेद दिखा था। अब उनके चेहरे पर एक जर्दी सी कुंडी देख रहा था। मेरी बहनों का रो रो कर बुरा हाल था और मैं किसी हारे हुए इंसान की तरह कंधे झुकाए खड़ा था। हमारे घर का मंजर इतनी जल्दी बदलेगा, इसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। मेरे अब्बा एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम थे। उनकी माहवार तनख्वाही थी, जिसमें अम्मी इंतहाई किफ़ायतशुआरी के साथ खर्च करती थी कि हमें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया गया। अब्बा की पेंशन नहीं थी। चंद ही माह में जो तनख्वाह में से बचत कर करके पैसे अम्मी ने जमा कर रखे थे, वह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। तो एकदम से अब्बा की वफ़ात का गम हल्का होने लगा और वहाँ पर रोज़मर्रा के अखराजात और आटे दाल के भाव हमारे सर पर सवार हो गए। अम्मी इंतहाई फिक्रमंद थी कि अब इस घर का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि अब्बा की पेंशन तो थी नहीं जो माहवार आती और हम सुख से अपना महीना गुजारते। हम रहते भी कस्बे में थे। यहाँ पर कोई मिल मजदूरी भी नहीं थी कि जहाँ पर नौकरी करके तूफान में फंसी अपनी जिंदगी की नाव को रवां दवां चला सकते। अम्मी के साथ साथ हम बहन भाइयों की रातों की नींद भी हराम हो गई। अम्मी तो ये सोच सोच कर ही रोने लगती कि अब होगा क्या। मैं तो जहनी तौर पर इन हालात को देखकर बिल्कुल ही खामोश हो गया। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। न ही मुझमें कोई इतनी समझ थी कि अचानक मुझे सलीम के वालिद ने ही कुछ न कुछ काम करने का मशवरा दिया। लेकिन ना तो मेरे पास कोई हुनर था और ना ही कोई खास डिग्री थी जिसके बलबूते पर मुझे कोई जॉब मिलती, और ना ही कोई काम करने का मेरे पास तजुर्बा था। उनकी बात सुनकर मैं सटपटा सा गया। गुस्सा भी आने लगा कि अपने बेटे को तो उन्होंने घर पर बिठा रखा है और मुझे काम करने का कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मगर जब यही बात अम्मी ने मुझसे कही तो मुझे हालात की संगीनी का एहसास हुआ, क्योंकि अम्मी मुझे कोई ना कोई काम ढूंढने पर इसरार करती हुई रो पड़ी। तो मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं होटलों पर जाकर बर्तन धोने वाला काम नहीं कर सकता और ना ही किसी वर्कशॉप पर काम करूंगा। अम्मी मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, अगर तुम काम नहीं करोगे तो फिर काम कौन करेगा? तुम्हारी जवान बहनें क्या घर से बाहर जाकर किसी के घर के झाड़ू बर्तन करती हुई अच्छी लगेंगी?
अगर तुम्हें ये सब पसंद है तो ठीक है, फिर तुम्हारी बहनें ही किसी के घर में जाकर काम करेंगी। मैं भी इस सफ़ेद सर के साथ उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी जवान बेटियों को किसी के घर में तन तनहा नहीं छोड़ सकती। तुम मज़े से चारपाइयाँ तोड़ना, हम माँ बेटियाँ जो कमा कर लाएंगी तो तुम मज़े से खाना। उनकी बात सुनकर मुझे गैरत सी आ गई और मैं इंतहाई सख्त लहजे में अपनी माँ को मुखातिब करते हुए कहने लगा कि खबरदार, आप में से कोई काम के लिए बाहर निकला तो मैं जब तक जिंदा हूं मैं खुद काम करूंगा। और फिर मैं काम ढूंढने के लिए शहर आ गया, जहां पर मुझे ईंटें ढोने से लेकर होटल्स में बैरागिरी तक जो भी काम मिला वो सब मैं करता चला गया, क्योंकि मैं अब ये नखरा नहीं कर सकता था कि मैं ये काम करूंगा और वो नहीं। मैं जानता था कि कस्बे में एक छोटे से घर में मेरी माँ बहनें इज्जत से बैठी हैं और वो तब तक ही इज्जत से बैठी रहेंगी जब तक मैं उन्हें पैसे भेजता रहूंगा। लिहाजा मैंने किसी काम में शर्म महसूस न की। मुझे अपना कस्बा छोड़े शहर में आए तकरीबन 1 साल तो हो चुका था। जब मुझे अपने हमउम्र दोस्त सलीम की शादी का पता चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे तमाम जख्म फिर से खुल गए हों। मुझे उस तूफानी रात और अपने बाबा की याद आ गई, जो मेरी सादिया के साथ जल्द अज जल्द निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफा न की। अगर वो जिंदा होते तो अब तक तो वो शायद मेरा निकाह सादिया से करवा भी चुके होते। लेकिन उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी कि मैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी दर दर के धक्के खाऊंगा। ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब ना तो मेरे मरहूम बाप ने देखा था और ना ही मैंने। शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। और इन्हीं हालात में जब मैं सही से अपने पाँव ज़मीन पर जमा भी ना पाया कि मुझे सलीम की शादी का दावतनामा मिला, तो मुझे अपने अब्बा बहुत याद आए। वो पूरी रात मैंने अंगारों पर गुजारी और सुबह होते ही मैंने ये फैसला किया कि मैं सलीम की शादी में नहीं जाऊंगा। सलीम की शादी के चंद दिन बाद ही जब मैं अम्मी और बहनों से मिलने कस्बे में गया तो अम्मी ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे सादिया के हवाले से बात की कि तुम्हारी खाला चाहती हैं कि जल्द अज जल्द सादिया का तुमसे निकाह हो जाए। तो मैं उनकी बात सुनकर हत्ते से उखड़ गया। मुझे गुस्से में देखकर अम्मी रोने लगी। उन्हें रोता देखकर मेरा दिल पसीज गया, तो मैंने उन्हें आराम से समझाया, अम्मी ये ठीक है कि मैं एक अच्छी खासी रकम आपकी तरफ भेज देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी शहर जाकर कोई लॉटरी निकल आई है। आपको पता है जिस कमरे में मैं रहता हूँ उसमें मेरे साथ 4 लोग और भी रहते हैं। अगर अकेला कमरा शहर में लेना पड़ जाए तो मेरी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि मैं एक कमरा अफोर्ड कर सकूं। इन हालात में आप मुझे बताएं कि मैं सादिया से कैसे शादी करूं। और अपनी शादी का तो मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी बहनों की शादी करनी है, घर के हालात को ठीक करना है। दुआ करें कि मेरी कोई पक्की नौकरी लग जाए तो हमारे सारे मसले ही ख़त्म हो जाएं। तब अम्मी मेरी बात सुनकर आंसू पोंछते हुए मुझे कहने लगी, हम तो सब्र कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी खाला सब्र नहीं करेंगी। वो तो बस एक ही किरदार किए जा रही हैं कि सादिया की शादी की उम्र निकली जा रही है। उसके साथ की सब लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं और वो 2-2 बच्चों की माँ भी बन गई है, जबकि सादिया तुम्हारे नाम से बचपन से बैठी है। आखिर कब तक बैठी रहेगी? निकाह करके ले जाओ ताकि लोगों के मुंह बंद हो। तो मैं अम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि मैं अपनी खाला को बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत ही ज़िद्दी मिजाज की है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा और सादिया का रिश्ता ही ख़त्म कर डालें, क्योंकि मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी थी कि सादिया के लिए बाहर से भी 2-3 रिश्ते आए हैं। मैंने जब अम्मी से इस हवाले से बात की तो अम्मी ने डरते डरते मुझे कहा कि हाँ, ये बात दुरुस्त है, तुम्हारी खाला आजकल काफ़ी उछल रही हैं, तो इसके पीछे बुनियादी वजह यही है, वरना उससे हमारे घर के हालात छुपे हुए तो नहीं हैं। तो मैंने अम्मी को कहा कि आप कल ही उनके घर जाएं और उन्हें तसल्ली दें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अच्छी सी नौकरी तलाश कर लूँगा, फिर सादिया से निकाह करने में मुझे कोई रुकावट नहीं रहेगी। अम्मी खाला के घर गईं या ना गईं, मैं अगले दिन शहर आ गया। मैं उन दिनों होटल में बैरागिरी करता था कि वहाँ पर एक दिन एक इंतहाई मॉडर्न अमीरजादी आई। मैंने उसकी टेबल पर कॉफ़ी सर्व की और वहाँ से जाने ही लगा था कि उसने मुझे रोक लिया। वो यहाँ पर अकेली ही आई थी। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने इंतहाई अदब से उसको अपना नाम बताया। फिर उसने मुझे सामने बैठने का कहा, तो मैं इंतहाई मुअद्दब अंदाज में उसके सामने बैठ गया। मर्द होने के नाते इतना तो मैं जान ही गया था कि यह अमीरजादी कहीं ना कहीं मेरी मर्दाना वजाहत से मुतासिर हो गई थी। वैसे भी इस होटल में मेरे साथ काम करने वाले लड़के मुझे अक्सर मेरी बेपनाह खूबसूरती और पुरकशिश पर्सनैलिटी की तारीफ करते नहीं थकते थे। वो हमेशा मुझे कहते कि तुम्हारी मर्दाना वजाहत पर तो लड़कियां मर मिट जाती होंगी, और ये बात सच भी थी। मेरा नाम लेकर कहती थी कि उसको बोलो वो हमें सर्व करे, तो मेरे साथ काम करने वाले मेरे कुलीग मुझे आंख मारकर इशारा करते कि लो भाई, बेगम साहिबा तुम्हें याद फरमा रही हैं। यहाँ पर बेगमात और अमीरजादियाँ अक्सर जब मेरा ही नाम लेकर सर्व करने का कहती
तो होटल का मालिक भी चौंक गया था। लिहाजा उसने ना सिर्फ मेरी तनख्वाह में इजाफा किया, बल्कि मुझे बाकियों की निस्बत ज़्यादा इज्जत देने लगा। लेकिन अब की बार होटल में आने वाली ये अमीरजादी, जिसका नाम माहीन था, मुझ पर बुरी तरह से मर मिटी। तो सब कुछ बहुत जल्द तब्दील होने लगा। वो जब भी आती तो मुझे बुलवा लेती और फिर घंटों मेरे साथ बात करती रहती। उसने होटल के मालिक को साफ साफ कह दिया था कि जब मैं आऊं तो ये किसी और को सर्व नहीं करेगा, और वो मुझे इस बात के लिए हज़ारों रुपए टिप्स भी देती थी, जिसमें से आधे मैं होटल मालिक को दे देता। यही वजह थी कि होटल का मालिक माहीन बीबी के आने पर मुझे बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ देता। एक दिन माहीन ने मुझे कहा कि कब तक ये बैरागिरी करोगे? तुम जैसे हसीन और पुरकशिश लड़के के लिए ये जॉब मुनासिब नहीं है। तो मैंने उसे कहा, मेरे पास इसके अलावा और कोई हुनर नहीं है, ये जॉब मेरी मजबूरी है। तो माहीन ने मुझे कहा, मेरे होते हुए तुम्हें इतने मजबूरी के रोने रोने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ दिन इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी जॉब का बंदोबस्त करूंगी। मैंने माहीन की बात को बस एक गप के तौर पर लिया था, क्योंकि यहाँ पर कई बेगमात और अमीरजादियाँ मुझे ये कहती रहती थी कि तुम इस जॉब को डिज़र्व नहीं करते, लेकिन मेरे लिए करती कुछ भी नहीं थी। इसीलिए मुझे लगा कि माहीन भी गप लगा रही है। वो चूंकि मेरे साथ टाइम पास करना चाहती थी, लिहाजा मुझसे ऐसी चिकनी चिकनी बातें करके मुझे दिलासे देती है। लेकिन मेरी हैरत की तो इंतहा न रही जब एक माह के बाद माहीन ने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, तुम्हें एक जगह लेकर जाना है, उम्मीद है कि तुम्हारी जॉब हो जाएगी। तो मैं बेहद हैरान हुआ। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जब वो मुझे अपने डैडी के ऑफिस में लेकर गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग खड़े होकर जब उसको सलाम करने लगे तो तब मुझे पता चला कि ये ऑफिस इसका है। मैं वहां जाकर खामोशी से बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही माहीन मेरे पास आई और कहने लगी, डैडी तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। तो मैं हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, ये आपके डैडी का ऑफिस है? तो वो मुस्कुराकर बोली, जाहिर है, तुम्हें कहीं और भेजने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। उम्मीद है कि तुम डैडी को पसंद आओगे। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल सिफारिश की है। फिर वो मुझे लेकर अपने डैडी के ऑफिस में आई, जहां पर बड़ी सी टेबल के उस पार एक रिवॉल्विंग चेयर पर एक इंतहाई जहांदीदा आदमी बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया। वो माहीन के वालिद थे। उन्होंने मुझसे चंद सवाल किए और फिर अपने ऑफिस में छोटे मोटे काम के लिए रख लिया। लेकिन जब उन्होंने मुझे तनख्वाह के बारे में बताया तो मैं कुर्सी से उछल पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तनख्वाह का मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्होंने मुझे 40,000 तनख्वाह का बताया। तो मैं हैरत से उनके मुंह की तरफ देखने लगा। माहीन के वालिद को लगा कि शायद ये तनख्वाह कम है, तो उन्होंने मुझे कहा, तुम बताओ तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए, क्योंकि तुम मेरी बेटी के साथ आए हो और वो तुम्हें अपना दोस्त कह रही है। मैंने पलटकर माहीन की तरफ देखा और ज़ेरे लब बड़बड़ाया, दोस्त? हालांकि मैंने कभी उस नज़र से माहीन को नहीं देखा था। उसके और मेरे स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो मुझसे बात कर लेती थी, मेरे लिए तो यही काफ़ी था, लेकिन वो तो मुझे दोस्त के दर्जे तक ले आई। तो मैं खुशी से फूले न समाया। और फिर उससे भी बढ़कर उसके वालिद, जो इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम बताओ कितनी तनख्वाह चाहते हो। तब मेरे तो हवासी काम करना छोड़ गए। मैंने हकलाते हुए ने कहा, सर ये काफ़ी है। लेकिन माहीन ने एकदम से अपने डैडी को बताया, डैडी इसकी तनख्वाह कम से कम 60 या 70,000 तो करें। इतनी तनख्वाह को सुनकर मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, क्योंकि इतने पैसे तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। यहाँ पर मैंने काम का आगाज़ किया। माहीन के डैडी माहीन की वजह से मुझे अक्सर छूट दे देते। अक्सर माहीन मुझे लंच के लिए अपने साथ ले जाती तो उसके डैडी को कोई एतराज़ ना होता। वो अक्सर मुझे बहुत सारे गिफ्ट भी देने लगी, जो इतने महंगे होते कि मैं हैरान रह जाता। मैं इतना तो जान गया था कि वो मेरे लिए दिल में इंतहाई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत ही पुरकशिश थी। लड़कियां बहुत जल्दी मुझसे इम्प्रेस हो जाती थी। लेकिन माहीन ना सिर्फ मुझसे इम्प्रेस थी, बल्कि वो मेरे नज़दीक आने के लिए इतनी जल्दी कोशिशें करेगी, इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर बिलाखिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर डाला। तब मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। मेरे बॉस इस शादी के हक़ में नहीं थे, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की वजह से वो मजबूर हो गए और उन्हें हमारी शादी की हामी भरनी पड़ी। इतनी अमीर कभी लड़की से शादी होने पर सलीम मेरी किस्मत पर रश्क करता था। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसी ज़िंदगी पा लेने के बाद खुद पर बेहद रश्क हुआ। मेरे पाँव हवाओं में थे। लेकिन अम्मी और बहनों को जब मेरे फैसले का पता चला तो वो बहुत बिगड़ी। खाला ने हमसे ताल्लुक़ तोड़ने के बाद सादिया की किसी और जगह पर शादी कर दी। लेकिन मैंने किसी की परवाह न की, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ठोकरें खाकर ये बात तो समझ चुका था
कि सब कुछ पैसा है, लेकिन माहीन से शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही मुझे पता चल गया कि ये शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बहैसियत शौहर उसकी नज़र में मेरी कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। मैं उनके ही घर में दामाद के तौर पर रहने लगा। जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी मेरी जाती रही। बज़ाहिर लोगों को लगता था कि मैं बहुत ही अय्याशी भरी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी मुझे और मेरी रूह दोनों को घायल कर रही थी। वाकई पैसा आपको ज़हनी सुकून नहीं देता। ये बात मुझे शादी के 5 साल बाद बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। दूसरी तरफ माहीन की भी ये कोई पहली शादी नहीं थी, बल्कि ये उसकी दूसरी शादी थी। और उसकी पहली शादी भी टूटने की एक वजह थी, क्योंकि वो बांझ थी। इसी वजह से उसे तलाक हुई, और ये बात मुझे उसके घर के नौकरों से ही पता चली। तो मेरा दिल टूट सा गया, क्योंकि मुझे बचपन से ही बच्चे बहुत पसंद थे। एक तो माहीन बांझ थी और दूसरी इंतहाई बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। मुझे उसने अपने पैरों में पहने जूते जितनी अहमियत देनी शुरू कर दी। तो उस पल मुझे सलीम की बीवी रानी को देखकर न जाने क्यों टूट कर जहां सादिया की याद आई, वहीं ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि खूबसूरत औरत हालात से इतना कंप्रोमाइज़ तो नहीं करती, वो तो अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेती है। मैं अपने काम की नौयत की वजह से सलीम के घर में सिर्फ 4 रातें रुका था, लेकिन ये 4 रातें मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सरमाया बन गई। आम सलोन के कपड़ों में मुस्कुराते चेहरे के साथ सलीम की बीवी उस छोटे से घर में किसी शहजादी की तरह घूमती हुई किस कदर खूबसूरत लग रही थी। बात बात पर मुस्कुराते हुए अपने खावंद की ज़रा सी तारीफ पर शर्मा कर पलके झुकाने वाली वो लड़की मेरे दिल के तार हिला गई थी। हालांकि मैं ठीक ठाक डाइट करता था, लेकिन उसके हाथों के खानों में इस कदर लज्जत होती थी कि मेरा हाथ रुक ही ना पाता। मैं अक्सर साइट विजिट करने के बाद कोशिश करता कि जल्द से जल्द सलीम के घर पहुंच जाऊं, और दिल में ये दुआएं भी करता कि उस वक्त तक सलीम घर ना आए, जब तक मेरी आंखें सैराब ना हो जाए। मैं जब उसके घर में दाखिल होता तो रानी किसी सुक्कड़ बीवी की तरह मेरे हाथ से ब्रीफकेस ले लेती, अपने छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाकर फटाफट मुझे पहले सादा पानी पेश करती और फिर फौरन मेरे लिए शिकंजी बना कर लाती। मैं ये बात पूरे दावे से कह सकता हूँ कि उसके हाथ की बनी हुई शिकंजी दुनिया का कोई भी महंगा मशरूब उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर दोबारा किचन में घुस जाती और मैं उसे देखने की तलब में मरा जाता था। एक आम से सोफे पर बैठकर न जाने मैं कितनी करवटें बदलता और कितने बहाने सोचता हुआ मैं किचन की तरफ जाता, तो वो एकदम खाना बनाते हुए मेरी तरफ जब पलटती तो तब लगता कि मैं उसकी काजल लगी आंखों के हिसार में जैसे कैदी होकर रह गया हूँ। वो फौरन झिझकते हुए मुझसे पूछती कि आपको कुछ चाहिए, तो मैं हड़बड़ाकर उससे पानी का गिलास मांगता, तो वो हंस पड़ती और कहती, मैंने तो जग भरकर पानी और गिलास ड्राइंग रूम की टेबल पर आपके सामने ही तो रखा था। तो मैं खिसियानी हंसी हंसकर बोलता, ओहो, मेरी तो तवज्जो ही नहीं गई, और फिर वहीं किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर मैं उसे काम करता हुआ देखने लगता। मैं जानता था कि मेरी बाज़ हरकतें इंतहाई छिचोरी हैं, वो भी महसूस कर रही है, तभी कदरे शर्माई शर्माई सी दिखाई देती है, लेकिन मेरा वहां से हटने को दिल ही ना चाहता। बस दिल चाहता कि वहीं पर खड़े रहकर मैं उस वक्त तक उसे देखता चला जाऊं जब तक सलीम ना आ जाए। सलीम के आने के बाद तो मैं इतनी आज़ादी के साथ रानी को नहीं देख पाऊंगा, बल्कि मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसके सामने अपनी नज़रों के जावियों को मोहतात रखूं, ताकि वो बुरा ना मनाए। सुबह मेरी कोशिश होती थी कि सलीम चला जाए तो मैं उसके जाने के बाद साइड पर जाऊं। मुझे रानी अच्छी लगने लगी थी, और इसी वजह से कई बार मैं साइड पर लेट भी हो गया, ताकि सलीम की गैर मौजूदगी में खुलकर रानी से अपने दिल की बात कर सकूं। मैं उसे पैसों की चमक दमक दिखाकर बहकाने के चक्करों में था, लेकिन वो सलीम की मोहब्बत में बड़ी वफादार निकली। हालांकि सलीम का आम सा घर था, छोटे छोटे क्वार्टर के कमरे जिनमें मामूली सा फर्नीचर रखा हुआ था, और उस फर्नीचर की वजह से उन कमरों में स्पेस खत्म थी कि वहां ज्यादा चला फिरा भी नहीं जा सकता था। मामूली सा किचन जिसमें ज़रूरत के चंद बर्तन रखे हुए थे, और छोटा सा सहन जहां पर रात को चारपाइयां डालकर वो सब एक पंखे तले लेट जाते। कोई खास सहूलत न थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने खावंद की मोहब्बत का दम भरती थी। अब सलीम पर रश्क करने की बारी मेरी थी। मुझे अपनी सूनी और नामुराद जिंदगी बुरी तरह से घायल करने लगी। शादी के 5 साल बाद अपने दोस्त सलीम को गुर्बत में मोहब्बत के सहारे खुश देखकर मैंने जाना कि जिसे मोहब्बत मिल जाए वही अमीर होता है। पहले पहल मुझे ये लगता था कि मेरे पास अगर बहुत ढेर सारा पैसा होगा तो ही मैं खुश रहूंगा, और ये बात मैं सलीम को भी कहता था, तो वो मेरी बातों को झटक देता और हमेशा ये कहता कि पैसे से आप सब कुछ तो खरीद सकते हैं,
लेकिन मोहब्बत नहीं। तो मैं दलाइल के अंबार लगाते हुए उसको समझाने की कोशिश करता कि अगर दौलत हो तो खुशियां भी खरीदी जा सकती हैं, और मोहब्बत भी, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है। लेकिन आज जब मैं सलीम और उसकी बीवी को रेलवे क्वार्टर के छोटे से घर में खुश देखता तो मुझे लगता कि वो सच ही कह रहा था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी ना तो अपने घर में मेरी कोई खास इज्जत थी और ना ही मोहब्बत। मुझे ऐसा लगता था कि अनथक मेहनत करने के बाद भी मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर सो रहा हूं, जहां पर आप कुछ देर के लिए स्टे तो कर सकते हैं लेकिन वहां पर रुक नहीं सकते। बस यही फीलिंग गर्दामाद होने की मुझे हर वक्त आती रहती थी। मैं अभी रात को सोया ही होता था कि सुबह सवेरे ही मेरे ससुर का ऑर्डर आ जाता कि इतने बजे फलां जगह पर पहुंचो। तो मुझे नाश्ते का भी होश नहीं रहता था और मैं खाली पेट ही वहां दौड़ लगा देता। मेरी बीवी माही ने कभी भी अपने बाप को यह बताने की जहमत नहीं की कि वो नाश्ते के बाद आ जाएगा, बल्कि वो तो मजे से सो रही होती थी और दिन को 12-1 बजे से पहले वो उठती नहीं थी। मैं उसके घर का दामाद होने के बावजूद एक मुलाजिम की तरह जिंदगी गुजार रहा था। शादी से पहले जिस तरह मैं 9 to 5 की जॉब कर रहा था, शादी के बाद भी उस रूटीन में कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही थी। हाँ, ये जरूर था कि मेरा स्टेटस बदल गया। पहले जहां मैं एक फटीचर सी बाइक पर सड़कों की धूल फांकते हुए ऑफिस पहुंचता था, एक 500 की शर्ट के साथ एक ही पैंट पूरा पूरा हफ्ता चलाता था, और चूंकि जेब में इतने पैसे नहीं होते थे कि लंच करने के लिए रोज किसी होटल पर जाऊं, तो इसीलिए कभी अम्मा या बहन मुझे लंच बॉक्स दे देती और कभी मैं खाली हाथ ही आ जाता कि कहीं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं। बगैर नाश्ता किए हुए और लंच किए हुए मैं ऑफिस पहुंच जाता और फिर 5 बजे तक मैं खाली पेट ही काम करता रहता। घर आते आते मुझे तकरीबन 8 बज जाते, तो अम्मा के हाथ की फुल्कियां सब्जी वाले शोरबे के साथ खाकर सब्र शुक्र करके उठ जाता। जबकि अब मेरे हालात काफ़ी अच्छे थे। मेरे कई कई सूट हज़ारों की लागत में खरीदे गए थे और ये सब माहिन ने खरीद कर दिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे ऑफिस के माहौल के मुताबिक अच्छी ड्रेसिंग में नजर आना चाहिए। तो वो अपने बाप की नाक ऊंची करने की खातिर मेरी ड्रेसिंग का बहुत ख्याल रखती। वैसे भी मेरे ससुर के ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों के साथ थे, तो कई दफ़ा ऑफिस मीटिंग में मुझे भी शिरकत करना पड़ता। इसीलिए मेरी ड्रेसिंग और शूज़ का ख्याल मेरे ससुर और माहिन बहुत ज़्यादा रखते। तो ऐसे में मुझे कभी कभी लगता कि ये सब वो अपनी इज्जत की खातिर कर रहे हैं, वरना वो कोई ख़ास ख्याल ना रखते। मुझे ऑफिस आने जाने के लिए एक बेहतरीन गाड़ी दी गई थी और गाड़ी के लिए बाकायदा ड्राइवर भी रखा गया था। हालांकि मैं बहुत ख्वाहिश रखता था कि मैं गाड़ी खुद चलाऊं, लेकिन एक बार मेरे ससुर ने मेरी यह ख्वाहिश सुनते ही फौरन कहा, यह गाड़ी तुम्हारी उम्मीदों से भी ज़्यादा महंगी है। अगर कहीं ये गाड़ी रोड पर लग गई या ख़राब हो गई तो इसको ठीक कराने पर लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए तुम्हें एक ट्रेन ड्राइवर दिया जाएगा ताकि गाड़ी को कोई ख़ास नुकसान ना हो। उनकी बातें सुनकर तो मुझे यूं लगा जैसे मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया हो। यानी उन्हें अपनी कीमती गाड़ी की तो परवाह थी, लेकिन अपने दामाद की कोई खास परवाह नहीं थी। मेरी ख्वाहिशें, खुशियां, सब उनकी मर्जी के ताबे थी। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया तक खर्च नहीं कर सकता था। लंच भी ऑफिस में जहां बाकी वर्कर्स को मिलता था, मुझे भी दे दिया जाता था। तो मुझे अपने आप में और उन वर्कर्स में कोई खास फर्क महसूस ना होता। बज़ाहिर देखने में मैं दूसरों को इंतहाई खुशहाल और बॉस का दामाद दिखाई देता था, लेकिन अंदरूने खाना मेरी हालत उस ऑफिस में काम करते हुए प्यून जैसी ही थी। बल्कि सच कहूं तो मुझे अपना आप उस प्यून से भी कम ही लगता था। मेरा ससुर ऑफिस के साथ साथ घर में भी बॉस वाला रवैया ही रखता था और ये चीज़ मुझे बेहद बेचैन रखती थी। मैं माहिन के इशारों पर नाचने वाले किसी बंदर से कम नहीं था और शायद ये बातें मुझे कभी भी महसूस ना होती। लेकिन जब से मैं सलीम के घर से होकर आया था, तब से मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने हालात की संगीनी का एहसास होने लगा था। मैं हैरान था कि मैं इतने बरस कैसे इस पाबंद माहौल में ज़िंदगी गुजारता रहा। हालांकि मेरा दोस्त सलीम जानता था कि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ और कोई भी मुझे अपने इशारों पर नहीं चला सकता। मैं एक मनमौजी लड़का था, जिंदगी को अपने ढब से गुजारना चाहता था और ढेर सारा पैसा भी कमाना चाहता था। लेकिन इस सब के बीच में ये नहीं जानता था कि इंसान सिर्फ ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन हर ख्वाहिश अपनी मर्जी के मुताबिक ही पूरी हो ये ज़रूरी नहीं। ये सच था कि आज मैं इंतहाई महंगी गाड़ी से उतरकर एक शानदार ऑफिस की सीट पर बैठता था, लेकिन मेरे वॉलेट में 1000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। मेरा और माहीन का मुश्तरका अकाउंट था और मैं चाहकर भी अपनी मर्जी से उसमें से पैसे नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो मेरे पैसों पर नज़र रखती थी
और अगर मैं कभी दिल पर हाथ रखकर वो पैसे निकाल भी लेता तो वो मुझसे इतने सवाल पूछती कि मेरी नाक में दम कर डालती। और जो चीज़ मैंने अपनी मर्जी या खुशी से खरीदी होती, मेरा दिल भी ना चाहता कि मैं वो चीज़ इस्तेमाल करूं। सच कहूं तो अच्छी बीवी भी एक नेमत ही होती है, और ये नेमत मैंने खुद अपने हाथों अपने लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए खो दी। यही वजह थी कि माहीन के तानों में मुझे सादिया की शक्ल दिखाई देती, जो मेरे बचपन की मंग थी। वो भी बिल्कुल मेरे दोस्त सलीम की बीवी रानी की तरह सीधी सादी घरेलू लड़की थी। उसकी आंखों में हर वक्त मुझे लेकर ख्वाब चलते थे, लेकिन ये सब कुछ तो मैंने खुद अपने हाथों से गंवाया था। मैं अक्सर अपने माजी की राख को कुरेदता रहता था और आंखों में आए हुए आंसुओं को पीने की कोशिश करते करते अब थकने लगा था। उन दोनों मियाँ बीवी के जिंदगी से भरपूर कहकहों को सुनकर मेरे खल्क में न जाने कितने खामोश और नमकीन आंसू तवातुर से बह जाते। ऐसे ही ख्वाब तो मैंने भी देखे थे कि किसी की संगत में मैं भी यूं ही खुश होता, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में ये सारी खुशियां नहीं लिखी हुई थी। मैंने पैसे की लालच में और ऊंचे स्टेटस को हासिल करने की ख्वाहिश में अपने बहुत सारे प्यारों को नाराज कर डाला था। मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे सामने मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी साबिका मंगेतर सादिया के चेहरे घूम जाते थे। तब मेरा दिल गहरी तारीकियों में डूबने लगता था, क्योंकि मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता था। माहीन से मेरी शादी के 1 साल बाद ही अम्मी की डेथ हो गई। अम्मी ने अपनी वफात से पहले ही मेरी बहनों की शादी करवा दी थी और वो अपने अपने घरों में खुश थी, लेकिन मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं भी कभी उनके घर नहीं गया। रह गई खाला, तो उन्होंने तो अम्मी की जिंदगी में ही हर ताल्लुक हमसे तोड़ डाला था। इसीलिए सादिया को दोबारा देखना या उससे मिलना तो मुमकिन ही न रहा। मैं तकरीबन अपने तमाम रिश्ते पैसों की लालच में गंवा चुका था, लेकिन मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। मैं चाहता था कि कम से कम मेरे मरने के बाद कोई मेरा नाम लेवा तो हो। मैं दूसरी शादी भी करना चाहता था, लेकिन माहीन के डर की वजह से मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता था। लेकिन बच्चे की तमन्ना से भी मैं दस्तबरदार नहीं हो पा रहा था। माहीन मुझ पर बहुत कड़ी नजर रखती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसने मेरे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं। यही वजह है कि बड़ी बड़ी पार्टीज में लड़कियां मुझ पर किसी शहद की मक्खी की तरह मंडलाती रहती, लेकिन माहीन का कड़ा पहरा हमारी नजदीकियां होने न देता। वैसे भी खाली जेब आप किसी को कितना मुतासिर कर सकते हैं। माहीन जैसी अमीरजादी ने मेरा इंतखाब बिलावजह नहीं किया था। वो जानती थी कि वो बांझ है और तलाक याफ्ता भी, लिहाजा उसे अपनी क्लास में से तो कोई भी बयाने नहीं आएगा। दूसरा, उसे मैं ज़रूरतमंद भी लगा। अब आप इसे मेरी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि मैं चूंकि खूबसूरत था तो उसकी नज़र करम मुझ पर ठहर गई, वरना शायद वो मुझे घास भी न डालती। मैं अब मोहब्बत में नाकामी के साथ साथ औलाद की ख्वाहिश में किसी माहिए बेआब की तरह तड़पता रहता हूँ। फिर मुझे किसी ने एक मज़ार का बताया कि वहां पर दुआ करने से हर आरजू पूरी हो जाती है, तो मैं भी औलाद की तमन्ना में मज़ार पर मन्नत मांगने जाता। एक दिन मैंने वहां पर एक अंधी और खूबसूरत फकीरनी को देखा तो मैं दंगी रह गया। जाने क्यों उसे देखकर मुझ पर शैतान सा हावी हो गया। मैंने उसे ढेर सारे पैसों की लालच दी और उसे लेकर होटल के खाली कमरे में आ गया, जहां मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ ज्यादती कर डाली। उसे लगा कि मैं उसके साथ जल्द शादी कर लूंगा। वो मेरी मिन्नतें तरले करने लगी। वो और उसकी माँ आए दिन उसी होटल जाकर वावेला करती, तो मैंने होटल के मालिक की मुट्ठी गर्म की और उसे कहा कि इन दोनों को अंदर ना आने दिया करो। लेकिन एक दिन होटल के मालिक का फोन आया और उसने मुझे एक इंतहाई अजीब बात बताई, जिसको सुनकर जहां मैं खुश भी था वहां फिक्रमंद भी हो गया। वो अंधी फकीरनी मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। ये खबर सुनने के बाद मैं फौरन घर से निकला। मैं जानता था कि वो अपनी मां के साथ कहाँ रहती है। मैं सीधा उसके घर ही चला गया। खाने पीने के लिए ढेर सारे शॉपर लेकर मैं उसके घर पहुंचा और उन्हें कुछ इजाफी रकम देकर मैंने उसकी मां को कहा कि आइंदा ये भीख मांगने के लिए नहीं जाएगी। ये मेरा बच्चा आप लोगों के पास अमानत है। जो ही ये पैदा होगा मैं इससे शादी कर लूंगा। वो दोनों माँ बेटी मेरे मकर में आ गई और बेहद खुश हुई। जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया तो मैं उसे अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर के हॉस्पिटल में ले आया। जब डिलीवरी हुई तो मैं बच्चा चुराकर घर ले आया। उन दिनों माहीन अपनी डैडी के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली हुई थी, इसीलिए बच्चे को घर लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। घर के मुलाजमीन मैंने अपने साथ मिला रखे थे कि अगर कोई अफरा तफरी हुई तो कुछ अरसे तक वो ये बच्चा अपने पास रख लेंगे। मैं बच्चे को पाकर बेहद खुश था। ऐसा लगता था जैसे मेरी जात की तकमील हो गई हो। अब मुझे लगता था कि मैं नामुराद नहीं मरूंगा। कोई तो होगा जो मेरे जाने के बाद मुझे याद करेगा।
मैं उस बच्चे को फीडर से दूध देने ही लगा था कि मैंने सोचा कि पहले मैं इसके कपड़े बदल लूं। मैंने जो ही उसके कपड़े बदलने के लिए उसके जिस्म पर लिपटी हुई चादर खोली तो ये देखकर मेरी रूह ही लरस गई, क्योंकि मेरे सामने लेटा हुआ बच्चा न लड़का था न लड़की, बल्कि वो तीसरी जिन्स था। उसको देखकर मेरे औसान खता हो गए और आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक मेरे ज़मीर ने मुझे ताना दिया कि ये सब मेरे गुनाह की सज़ा है। मैंने बेगुनाह लड़की पर जुल्म किया। मैंने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। मैं अभी परेशान हाल ही बैठा था कि मेरा एक इंतहाई वफादार मुलाजिम तेजी से अंदर आया और उसने मुझे कहा, माहीन बीबी और साहब जी आने वाले हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे, इस बच्चे का क्या करना है। तो मैं हक्का बक्का उसके मुंह की तरफ देखने लगा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि अगर माहीन को पता चल गया कि ये मेरा बच्चा है तो वो मुझे धक्के मार मार कर इस घर से निकाल देगी। और सच तो ये है कि खाली जेब जिंदगी का तस्वुर मेरे लिए अब तो बहुत ही मुश्किल था। मैं जानता था कि मेरे पास ना तो कोई हुनर है और ना डिग्री। मैं आज भी खाली हाथ खड़ा हूं। अगर माहीन मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगी तो मेरे पास सर छुपाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होगी। मैं अभी इसी उलझन में था कि अचानक मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई। मेरी वही डॉक्टर दोस्त मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचने का कह रही थी। मैंने बच्चे को लपेटा और फ़ौरन हॉस्पिटल जाने के लिए बाहर की तरफ भागा, क्योंकि अगर माहीन और डैडी आ गए तो उनके सामने इस बच्चे को लेकर निकलना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उनके आने से पहले पहले ही मैंने यहाँ से जाने में ही आफियत समझी। जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो लेडी डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो अंधी फ़कीरनी और उसकी माँ हॉस्पिटल से जाने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने वावेला करके पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा रखा है। वो मुझे लेकर एक कमरे में पहुंची जहां पर वो फ़कीरनी और उसकी माँ ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसकी माँ की नज़र जो ही मुझ पर पड़ी तो वो उठकर खड़ी हो गई और रोने लगी। मैंने वो बच्चा उस लड़की को गोद में रखा। बच्चे का लम्स देखकर वो रोने लगी। उसको फ़ौरन अपने सीने से चिमटा लिया। उसकी माँ एक इंतहाई घाक और होशियार औरत थी। उसने मुझे कहा, अब आप हमें कुछ रकम दे दें, हम हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। तो मैंने उस लेडी डॉक्टर से कुछ कर्जा लेकर 50,000 की एक बड़ी रकम उसकी माँ के हाथ पर रखी तो वो दोनों फ़ौरन ही वहाँ से चली गई। तब मैंने भी सुख का सांस लिया। मैं एक बार फिर खाली हाथ रह गया था, लेकिन अब मैंने अपनी ज़िंदगी में तहैया कर लिया कि औलाद की खातिर मैं ऐसा गुनाह फिर कभी नहीं करूँगा। तो शायद ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, क्योंकि मैं एक लालची इंसान था। रुपए पैसे की चमक दमक ने मुझे मेरे अपने खूनी रिश्तों से न सिर्फ दूर किया, बल्कि मेरी मंग सादिया को भी जहनी अजियत से दो चार किया, क्योंकि वो बचपन से ही मुझसे मंसूब थी और मेरे अलावा किसी से शादी करने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। लेकिन अपनी माँ की जोर ज़बरदस्ती करने पर उसने शादी कर दी, मगर वो खुश नहीं थी। मेरी माँ बहनें मेरी इस खुदगर्जी पर बेहद गमगीन थीं। जाहिर है, जब आप इतने लोगों को परेशान करेंगे तो खुद कैसे खुश रहेंगे। मैं आज भी माहीन के घर में रहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस घर में मेरी हैसियत किसी काट कबाड़ से कम नहीं है। मगर इस ज़िंदगी का इंतखाब मेरा अपना है, इसीलिए मैं किसी से गिला भी नहीं कर सकता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।